अपने चैनल पर हम आप सबको खुशामदीद कहते हैं। इसको सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी तमाम नई आने वाली वीडियोस को टाइमली देख लें। मर्द कभी भी एक हसीन औरत से मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सकता। खूबसूरत औरत के दिल पर मर्द काबिज होना बखूबी जानता है और आशिक मर्द अपनी महबूब औरत के लिए अपना सब कुछ छोड़ने को तैयार हो जाता है, जिसे वो आलिम होश में छोड़ने का ख्याल नहीं करता। मेरी उम्र 40 साल थी, लेकिन मैंने अपने आप को बहुत फिट फाट रखा हुआ था। रंगत मेरी वैसे ही गोरी थी, मुझे देखकर कोई भी ये नहीं कह सकता था कि मैं 40 साल की हूँ। बाल मेरे लेयर कट थे, जो हर वक्त खुले रहते थे। होंठों पर रेड लिपस्टिक लगाए रखती थी मैं। बज़ाहिर मैं एक सोशल वर्कर थी, दुखी इंसानियत की खिदमत करना अपना फर्ज समझती थी। जहाँ भी औरत के साथ नाइंसाफी होती, सबसे पहले मैं औरतों के हकूक के लिए झंडे लेकर खड़ी हो जाती। यही बात मेरी सोशल मीडिया पर वजह शोहरत बनी थी। मैं खुशगुफ्तारी में भी माहिर थी। मेरा मीठा धीमा लहजा किसी को भी अपना असीर बना लेता था और कुछ मेरी जानलेवा अदाएं मर्दों को पागल कर देने के लिए काफी होती थी। अभी भी मेरे पास एक औरत आई बैठी थी जो कहने लगी कि मेरा शौहर मुझे घर पर खर्चा नहीं देता। हालांकि उसका काम कारोबार सब अच्छा था, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि वो पैसे कहाँ पर खर्च करता है जो घर में इतनी तंगी देखनी पड़ती है। मैंने इस औरत की बात को बहुत तवज्जो से सुना था। उसके शौहर के काम कारोबार की सारी तफसीलात मालूम करने के बाद मैंने कहा कि बहन, अब तुम बेफिक्र होकर अपने घर चली जाओ, बाकी मैं देख लूंगी। मेरी बात सुनकर वो खुश हो गई। उसके शौहर का फोन नंबर मेरे पास आ चुका था। मैंने उसी रात उसके शौहर को एक मैसेज किया। पहला लफ्ज ही मैंने बड़ा बेतकल्लुफ सा लिखा था। मैंने लिखा, कहाँ हो स्वीट हार्ट, रात का 1 बज गया, तुमने अभी तक कॉल करना गवारा नहीं की। मैंने कहा भी था कि मेरे पास कॉल का बैलेंस नहीं है। ये तो एक पैंतरा था जो मैंने आजमाया था, जो सीधा निशाने पे जाके लगा था। फौरन से मुझे कॉल आई थी। मैंने एक अदा से फोन उठाया, बड़ी बेताबी से। सामने वाले ने पूछा, हेलो जी, आप कौन हैं? मैं फौरन से अनजान बन गई। मैंने कहा, आप कौन हैं? कुछ मैं अल्फाज बदलने का भी फन जानती थी। मेरी आवाज सुनकर कोई भी ये अंदाजा नहीं लगा सकता था कि मेरी उम्र कितनी है। वो कहने लगा, आपका मैसेज आया था। मैंने कहा, मैंने तो शायद शाहिद को किया था, लेकिन आपकी आवाज शाहिद से तो नहीं मिलती, ना ही आपका नंबर वो है जहां मैंने मैसेज किया था। कहने लगा, मैं शाहिद तो नहीं हूँ। मैंने कहा, ओहो सॉरी डियर, शायद कोई नंबर का डिजिट आगे पीछे हो गया होगा। यहाँ से मेरी बात की इब्तिदा हुई थी और फिर होते होते 1 महीने में ही उस शख्स को अपना दीवाना मैंने बना कर रख दिया था। वो शख्स अपनी बीवी के रोज रोज के घरेलू झगड़ों से तंग था, इसलिए मेरी दिलफरेब बातें उसके ऊपर असर करने लगी। इसी बहाने में बहुत सा कैश उससे अपने नंबर पर मंगवा लिया करती थी, लेकिन इन चंद हजार से मेरा गुजारा नहीं होता था। जब मैंने देखा कि वो शख्स अब मेरे लिए कुछ भी कर सकता है, तो मैंने कहा कि अपनी बीवी को तलाक दे दो, मैं तुमसे शादी कर लूंगी। मेरी इस बात पर वो कुछ देर तो खामोश रहा। कहने लगा, वो मेरे बच्चों की माँ है। मैंने कहा, तो हाँ, मैं संभाल लूंगी तुम्हारे बच्चे, लेकिन देखो, दूसरी औरत बर्दाश्त नहीं कर सकती मैं, ना ही वो मुझे कबूल कर सकेगी। आहिस्ता आहिस्ता मेरी इस बात पर भी वो आमादा हो गया था। उसने अपनी बीवी को तलाक दे दी। उसका ये मैसेज सुनते ही मैंने अपना फोन ऑफ कर दिया, क्योंकि मेरा काम तो हो चुका था। मैंने अपनी सिम निकाली और दराज के अंदर फेंक दी। इसके बाद मेरा इस शख्स से कोई राब्ता नहीं हुआ। चंद दिन बाद ही वो औरत रोती धोती मेरे पास आई, कहने लगी कि मेरे शौहर ने मुझे तलाक दे दी। मैंने बहुत अफसोस किया कि अभी तो तुम्हारे शौहर को बुलाकर बात ही नहीं की, उसे समझाया ही नहीं। असल में मैं मसरूफ हो गई थी। सोचा था कि चलो थोड़ा आराम से अपने काम से फ्री होकर तुम्हारे मामले पे भी तवज्जो दूंगी, और तुम्हारे शौहर ने तुम्हें तलाक भी दे डाली। वो कहने लगी कि इसका किसी और औरत के साथ चक्कर चल रहा था, उसने उसी के कहने पर मुझे तलाक दी है। मैंने कहा कि तुम अपने शौहर को मेरे पास भेजो, मैं उसे समझाऊंगी। ये सब ठीक नहीं होता। वो कहने लगी कि वो क्यों मेरी बात सुनेगी। मैंने कहा, तुम भेजो। मैं सही में, मैंने जिसे फेक नाम से उस शख्स से बात की थी वो बंद हो चुका था सब। वो शख्स वैसे ही परेशान था, ना उसे महबूबा मिली थी और बीवी भी हाथ से जा चुकी थी। जब वो मेरे पास आया तो काफी शिकस्त पा होकर आया था। इस वक्त मैं उसकी बीवी की वकील बनकर उसके सामने बैठी थी। मैंने उससे कहा, आपको एहसास है आपने क्या किया है, कितना जुल्म किया है? वो कहने लगा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने ये सब गुस्से और जज्बात में कह दिया। मैंने कहा, गुस्से और जज्बात में कहा, यहाँ फिर आपका किसी और औरत के साथ कोई ताल्लुक था। मेरी बात सुनकर वो नजरें चुराने लगा। मैंने कहा, देखिए, बीवी बीवी होती है, आपके बच्चों की जिम्मेदारी कौन उठाएगा?
मेरी बात सुनकर वो बेतहाशा परेशान हुआ था। कहने लगा, मेरे पास तो अब इस बात का कोई हल नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब क्या करूं। अभी तो तलाक को किसी को इल्म भी नहीं हुआ। सबको क्या जवाब दूंगा? लोगों को मेरी अलग बदनामी होगी। मैंने कहा, देखिए आप परेशान ना हो, मेरे पास इसका हल है। उसने पुरउम्मीद नजरों से मुझे देखा था। मैंने कहा, देखिए मेरा एक 14-15 साल का बेटा है। आप चाहें तो वो आपकी बीवी से हलाला कर सकता है। वो कहने लगा, 12-14 साल बच्चा कैसे हलाला कर सकता है? मैंने कहा कि मैं तो आपकी आसानी के लिए कह रही हूँ। अब आप अगर हलाला सेंटर में जाएंगे ना, तो न जाने किस किस किस्म के लोग मिलेंगे, या आप किसी के जानने वाले से कहेंगे, हो सकता है कि वो बाद में तलाक ही ना दे। मैं उसे अपनी बातों के दोबारा उलझा चुकी थी। वो बेचारा परेशानी की हालत में बार बार अपने माथे से आए पसीने को पोंछ रहा था। मैं दिल ही दिल में उसकी बेवकूफ़ी पर खूब कहके लगा रही थी। फिर वो कहने लगा कि ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे। मैंने कहा, लेकिन देखिए ना, अगर आप हलाला सेंटर भी जाते हैं या किसी से भी हलाले के लिए कहते हैं, तो वो मुफ्त में तो आपके काम नहीं करेगा। नहीं, पैसे तो ज़रूर लेगा। मेरा बेटा भी ऑक्सफोर्ड के स्कूल में पढ़ता है, बहुत अखराजात है उसके, इसलिए वो लाख की रकम मेरे ख्याल से बहुत मुनासिब है। और ये भी मैं सिर्फ इसलिए कह रही हूँ कि आपकी बात राज ही रहेगी। ना ही आपके मोहल्ले में बदनामी होगी और ना ही किसी को मालूम होगा। और ये भी मेरा वादा है कि अगली सुबह ही मेरा बेटा आपकी बीवी को तलाक भी दे देगा। इस चीज की पक्की गारंटी है। वो शख्स बेहद परेशान था, इसलिए उसने फौरन से मुझे 2 लाख का चेक बनाकर दे दिया। उसके जाने के बाद मैंने अपने बेटे को फोन किया। मैंने कहा कि तुम्हारे लिए एक और काम आया है, इसे अच्छे से डील करना। वो कहने लगा, ओके मॉम। मैं एक बेवा औरत थी। शौहर का इंतकाल इस वक्त हुआ जब मेरा बेटा 7 साल का था। मेरे बेटे की बस जिसामत ही जरा कमजोर थी। कद भी मुनासिब था, दिखने में वो 12-14 साल या 15 साल का ही लगता था, लेकिन असल में वो 18 साल का था। मैं उसकी इससे ये काम पिछले 3 साल से ले रही थी। पहले मुझे कोई नहीं जानता था कि शहनाज है कौन, लेकिन आज मेरा एक नाम था। मेरे जानने वाले मेरा नाम सुनते ही पहचान जाते थे, क्योंकि मैं औरतों के हक में आवाज उठाने वालों में सबसे पहली कतार पर खड़ी होती थी। औरतों में मेरी बड़ी धूमधाम थी। कई बार सोशल मीडिया वालों ने भी मुझे बदनाम करने की भी बहुत कोशिश की, लेकिन औरतों का एक ऐसा जुलूस मेरे हक में खड़ा हो गया कि किसी में इतनी हिम्मत ना थी कि वो मुझ पर उंगली भी उठा सकता। ये मेरी 3 साला मेहनत का नतीजा था। मैं गरीब मोहल्लों में जाती, वहाँ की औरतों के साथ तस्वीरें खिंचवाती, उनकी कहानियां सुनकर सोशल मीडिया पर लगाती। नाम भी कमा लिया था और इज्जत भी। लेकिन इस नाम और मुकाम के पीछे जो कारोबार मैं कर रही थी, उससे मैं लाखों कमा रही थी, और मेरे इस काम में मेरा बेटा मेरा राजदां था। अगले ही रोज मेरे बेटे ने इस औरत से निकाह किया और सुबह होते ही उसे तलाक भी दे दी। उसके शौहर को भी अच्छी नसीहत मिल गई थी कि किसी भी लड़की से फोन पर दोस्ती नहीं करनी, वरना लेने के देने भी पड़ सकते हैं। मैंने खुद को ये तसल्ली दी कि मैंने तो एक टूटे हुए घर को जोड़ा है। बेशक मेरा तरीका गलत था, लेकिन काम अच्छा था, इसलिए मुझे इस बात का कोई भी गुनाह नहीं मिलेगा। बस ये सोचकर मैं मुतमईन नजर आ रही थी कि मैंने तो 2 मियाँ बीवी को मिलवा दिया है। वो मेरा अल्लाह मुझसे राजी हो गया है। इंसान अपने आप में बहुत बड़ा वकील है। अपने हक में वकालत करने पर आए तो कभी भी खुद को मुजरिम साबित होने नहीं देता, चाहे कटहरा अदालत का हो या फिर जमीर का। मेरा कारोबारी सिलसिला ऐसे ही तो चल रहा था। एक बार इलेक्शन के आसपास मुझे अपने शहर के ही करीब गांव में घोटों में जाना पड़ा, जो कि काफी मेल मुसाफत के पर थे। वहां औरतों का दुख दर्द सुनना, सोशल मीडिया पर वीडियो लगाना बहुत जरूरी था, क्योंकि इलेक्शन सर पर थे और ये काम बहुत ट्रेंडिंग पर चल रहा था। लोगों की सारी तवज्जो इसी जानिब थी, और मेरे पास तो छोटे मोटे सियासतदानों के भी फोन आने लगे थे कि मैं अपने मानने वालों और जानने वाली औरतों को उनके हलके में वोट डालने के लिए आमादा करूं। इसके लिए मैंने इनसे अलग से पैसे लिए थे। ये समझे कि मेरी तो 5 उंगलियां इस वक्त घी में थी। लेकिन इसके बाद जो कुछ मेरे साथ हुआ वो बयान से बाहर है। पूरा दिन मैंने छोटे छोटे कस्बों में गरीब औरतों के दुख दर्द सुने थे। किसी को कहीं वोट डालने का कह दिया तो किसी को कहीं। बहरहाल हर जगह अपने पैसे पक्के किए। जबकि मैं शहर वापस जाने लगी तो रात गहरी हो चुकी थी। 3 घंटे की मुसाफिर थी और मैं कस्बों और गोटों से फारिग होकर बाहर निकली। वैसे तो मेरा बेटा मेरे साथ होता था, लेकिन इस बार उसके पेपर थे, इसलिए मैं अकेली ही चली गई थी। रात के खूब अंधेरे और सुनसान सड़कों पर मुझे लग रहा था कि सिर्फ मेरी ही गाड़ी इस सड़क पर रवां दवा है। अभी मैंने आधा ही रास्ता तय किया था कि जब यकदम मेरी गाड़ी को ब्रेक लगी थी और मेरी गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया था। हालांकि मैं जब सुबह सफर के लिए निकली थी तो तब तक सब कुछ ठीक था। गांव के गोटों से भी वापसी पर मैंने अपनी गाड़ी को अच्छी तरह से देखा था, तब भी सब ठीक था। शायद सड़क पर ही कुछ ऐसा था जिसकी वजह से टायर पंक्चर हुआ था। बहरहाल मैं जीप भरकर जिट हुई थी। मैंने गाड़ी का दरवाजा खोला, देखा तो वो 2 टायर पंक्चर थे।
क्योंकि काफ़ी सारी शराब की बोतलें वहाँ टूटी पड़ी थी। इसकी वजह से मेरी गाड़ी के दोनों टायर पंक्चर हो गए थे। शायद तेज रफ्तारी से गाड़ी चलाते हुए मैंने ध्यान ही नहीं दिया था कि सड़क पर क्या है, लेकिन अब पछता रही थी। रात के 2 बजे का वक्त था और इस वक्त की सड़कें बिल्कुल सुनसान थी। मैंने गाड़ी से मोबाइल निकाला ताकि अपने बेटे को कॉल कर सकूं, लेकिन बुरी किस्मत के मेरे मोबाइल की बैटरी भी डेड हो चुकी थी। अब तो मैं बेहद परेशान थी कि क्या करूं और क्या ना करूं। अब तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे अपने बेटे से राब्ता करूं या मैं इस सुनसान सड़क पर कैसे किसी की मदद मांगूं। मैं बेहद मुश्किल में फंस गई थी। रात गहरी होती जा रही थी और मैं समझ नहीं पा रही थी कि कैसे अपनी गाड़ी के साथ घर पहुंच सकती हूँ। काफी देर मैं इसी सुनसान सड़क पर किसी गाड़ी का इंतजार करती रही कि अगर कोई गाड़ी यहाँ से गुजरे तो मैं उससे मदद मांग लूं, लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। रात के 3:30 बज चुके थे। अब तो मेरी परेशानी में और भी इजाफा होने लगा था कि जब अचानक से मुझे दूर से गाड़ी की फ्रंट लाइट जलती हुई दिखाई दी। मैं फौरन से खड़ी हो गई। जैसे ही वो गाड़ी मेरे पास से गुजरने लगी, मैंने हाथ का इशारा किया और बुलंद आवाज से कहा कि अल्लाह के लिए मेरी मदद कर दे। वो गाड़ी तेजी से आगे बढ़ी थी, लेकिन आगे जाके रुक गई। फिर बैक होकर मेरे पास आकर खड़ी रही। गाड़ी के अंदर जैसे बैठे शख्स ने शीशा नीचे किया तो मुझे देखकर कुछ देर तो आंखें झपकना ही भूल गया। अगर कोई और मौका होता तो शायद मेरा अंदाज इससे बात करने का यकसर मुख्तलिफ होता, लेकिन इस वक्त मैं बहुत परेशान थी और कुछ डरी हुई भी थी। अकेली थी। मैंने कहा कि मेरी गाड़ी का टायर पंचर हो गया है, क्या आप मुझे लिफ्ट दे सकते हैं? ये कहते हुए मैं गाड़ी का जायजा ले चुकी थी कि यही गाड़ी के अंदर से एक से ज्यादा मर्द तो नहीं, अगर ज्यादा होते तो मैं यकीनन लिफ्ट ना लेती, क्योंकि मुझे अपनी इज्जत भी बहुत प्यारी थी। वो मुझे देखकर कहने लगा, आपको शायद मैंने कहीं देखा है। मैंने कहा, हाँ, आपने मुझे सोशल मीडिया पे देखा होगा, मैं एक सोशल वर्कर हूँ। मेरी बात सुन के कहने लगा, जी जी, आपका नाम शहनाज बेगम है ना? मैंने कहा, जी हाँ। मेरे तारुफ के बाद वो कहने लगा, जी हम तो आपके फैन हैं। फिर कहने लगा कि बैठ जाएं, मैं आपको छोड़ देता हूँ। मैंने कहा, पहले तो आप ये गाड़ी मेरे साथ मिलकर साइड पर खड़ी कर दें, मैं सुबह से ही किसी मैकेनिक को यहाँ भेज सकती हूँ। वो शख्स भी तकरीबन मेरी ही उम्र का था और काफी हैंडसम भी था। वैसे तो मैं मर्दों से ज्यादा मुतासिर नहीं होती थी, लेकिन वो वाकई ऐसी शख्सियत का मालिक था जिसे पलट कर देखा जा सके। उसने अपनी गाड़ी का दरवाजा खोला और बाहर निकला। मेरी गाड़ी को धक्का देकर उसे साइड पे लगा दिया। उस शख्स के साथ उसकी गाड़ी में बैठ गई। मुझसे हल्की फुल्की बातचीत करता रहा। मैं भी उसे ये बताने लगी कि मैं कस्बों और गोटों में औरतों के मसाइल सुनने के लिए गई थी। अभी हम बात ही कर रहे थे कि जब उसके फोन पर बेल बजी। उसने फोन उठाया। आगे से शायद उसकी बीवी थी, जो इस बात पर उस पर भरम हो रही थी कि रात के इस वक्त वो कहाँ रह गया है। वो कहने लगा कि मैं तुम्हें पहले भी कह चुका था, मैं फार्म हाउस जा रहा हूँ, मुझे वापसी में देर हो जाएगी। एन इसी वक्त गाड़ी के सामने एक बस आ रही थी। उस शख्स की सारी तवज्जो फोन पर थी। मुझे ये डर हुआ कहीं बस हमारी गाड़ी से न टकरा जाए। मैंने कहा, देखिए जरा संभल कर, सामने गाड़ी आ रही है। उसने मेरी बात सुनकर फौरन से गाड़ी को जरा सा मोड़ कर दोबारा से मेन रोड पर किया था। मेरी शायद आवाज उसकी बीवी सुन चुकी थी, इसलिए उस पर बरम होने लगी। कहने लगी, तुम किसी लड़की के साथ हो और मुझसे झूठ बोल रहे हो कि फार्म हाउस में हो। ये शराफत का लिबादा तुम मेरे सामने मत पहना करो। मैं गाड़ी में खामोश थी, इसीलिए मुझे उसकी बीवी की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी और ये शख्स भी इस बात से वाकिफ था कि उसकी बीवी की गुलफिशानियां मेरे कानों में भी जा रही हैं। उसने अपना फोन फौरन से बंद कर दिया। फिर मुझे थोड़ी नजरें चुराने लगा। कहने लगा, ये औरतें भी ना, बस। मैंने कहा कि मैं समझ सकती हूँ, हमेशा बीवियां अपने शौहर के मामले में ऐसे ही इनसिक्योर रहती हैं। वो कहने लगा, हाँ, यहाँ तो एक ही संभाली नहीं जाती, मेरी तो 4 बीवियां हैं। ये सुनकर मुझे बड़े जोर का धचका लगा। मैंने कहा, आपकी 4 बीवियां हैं? कहने लगा, जी। ये सबसे छोटी वाली है, कम उम्र है ना, इसलिए इसे ये डर रहता है कि कहीं मैं इसे छोड़कर बाकी 3 के पास ना चला जाऊं या फिर 5वीं शादी का इरादा ना कर लूं। ये कहते हुए वो मुस्कुरा रहा था। जिस सहर अंगेज शख्सियत का वो शख्स मालिक था, उसकी 4 बीवियों का होना कोई अनोखी बात ना थी। मैं तो खुद उसकी बातें, उसका लहजा और अंदाज उसकी शख्सियत से मुतासिर हुए बगैर नहीं रह पाई थी। हालांकि मैं कोई दिल फेंक औरत नहीं थी। मैंने बहुत बड़ा अरसा अपने शौहर के बगैर गुजारा था और इस दौरान पैसा कमाने की गर्ज से मैंने बड़े बड़े मर्दों से दिल लगी भी की थी, लेकिन कभी भी अपना दिल किसी पे नहीं हारी थी। लेकिन वो शख्स वाकई बड़ी जबरदस्त शख्सियत का मालिक था। उसने मुझे मेरे घर के बाहर उतारा था। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया। जैसे ही मैं गाड़ी से नीचे उतरने लगी, वो कहने लगा, ये मेरा कार्ड रख ले। मैंने हैरत से उसे देखा। कहने लगा कि आप पहली खातून हैं जिसकी मैं हर वीडियो सोशल मीडिया पे देखता हूँ। माशाल्लाह से काफी अच्छा सोशल सर्कल आप लेकर चल रही हैं। अगर आप पैसों की या किसी भी चीज की जरूरत हो तो बिला तकल्लुफ आप मुझसे कह सकती हैं। मैंने उसका कार्ड रख लिया था। मेरा अंदाजा भी ठीक था।
जितना मैं उस दौलतमंद उसे समझ रही थी, वो उससे कहीं ज्यादा था। शायद कोई बिजनेसमैन था, वरना 4 बीवियों का रखना आजकल के दौर में आम इंसान के बस की बात तो नहीं थी, और ना ही कोई आम शख्स रख सकता है। कुछ शक मुझे ये भी हो रहा था कि शायद वो भी मेरी पर्सनैलिटी से कुछ मुतासिर हुआ है, क्योंकि फ्रंट शीशे से बार बार वो मुझे ही देख रहा था। 3 दिन गुजरे गए और मेरे दिमाग से वो शख्स निकलने का नाम नहीं ले रहा था। न जाने कैसा सहर था उसकी शख्सियत में, मैं चाहकर भी उसे फरामोश नहीं कर पा रही थी। अपने काम के दौरान भी मेरा ज़हन मुसलसल उस शख्स का चेहरा घूम रहा था। उसके हँसते हुए उसके चेहरे पर डिंपल पड़ता, उसके चेहरे की दिलकशी को और भी ज़्यादा जो बढ़ा देता। अब मैं उससे बात करने के बहाने ढूँढ रही थी। सोचा तो यही था, बहुत लोगों से दिल लगी की है, लेकिन अपने पैसों की मजबूरी की वजह से इस बार इस शख्स से बात करना मेरे दिल की मजबूरी बनता जा रहा था। लेकिन मुझे भी कोई ऐसा बहाना नहीं मिल रहा था जिससे बात की इब्तिदा हो सके। फिर मैंने सोचा किसी गरीब औरतों के लिए थोड़ा सा पैसा मांग लेती। मैंने रात ही 2 बजे से फ़ोन किया। पहली ही बेल पर फ़ोन उठा लिया गया था। बड़ा खुमार आलूद लहजे में उसने हेलो कहा था। शायद नींद में था। मैंने घड़ी की जानिब देखा तो अपनी गलती का बड़ी शिद्दत से एहसास हुआ कि मैंने उसके ख्यालों में जाग रही थी। ज़रूरी तो नहीं कि वो भी जाग रहा हो। मुझे इस वक्त फ़ोन नहीं करना चाहिए था। ये निहायत ही गैर मुनासिब हरकत थी। मैंने सोचा कि मुझे वो फ़ोन डिस्कनेक्ट कर देना चाहिए, लेकिन वो कहने लगा, मिस शहनाज, कहिए, इस वक्त कैसे आपने याद कर लिया? मैं हैरान थी कि उसे कैसे मालूम कि मैंने उसे कॉल की। कार्ड तो उसने मुझे अपना दिया था। मैं तो पहली बार उससे बात कर रही थी। मैंने कहा कि आपको कैसे पता कि मैंने आपको कॉल की है? मेरा नंबर आपके पास कैसे आया? मुझे अच्छी तरह याद था कि मैंने आज तक कभी किसी सोशल मीडिया पर अपना नंबर नहीं दिया था। वो हंसने लगा, कहने लगा, मोहतरमा, अब अपना पर्स गाड़ी में ही भूल गई थी। मैं तो 4 दिन से इस इंतजार में था कि कब आपकी कॉल आती है और आप अपने पर्स का पूछती हैं, लेकिन आपने तो बात ही नहीं की। बस मेरी गुस्ताखी ये है कि मैंने आपका पर्स खोल कर देखने की जसारत की है, लेकिन अल्लाह गवाह है कि मैंने 1 रुपया भी नहीं लिया। इसमें से बस आपका सोशल वर्कर कार्ड पड़ा था, जिस पर आपका फ़ोन नंबर दर्ज था, इसलिए मैंने रिसीव कर लिया। आपने शायद माइंड कर लिया मेरी बात का। मेरे तो ज़हन-ओ-गुमान में भी नहीं था। मैं अपना पर्स उसकी गाड़ी में भूल बैठी थी। अब तो मुझे बात करने का बहाना भी मिल गया था। मैंने कहा कि मैं 5 दिन से अपना पर्स ही तो ढूँढ रही थी, लेकिन मेरे ज़हन से बिल्कुल ये बात निकल गई थी कि पर्स आपकी गाड़ी में भी हो सकता है। मैंने कहा कि आपको ज़हमत होगी, लेकिन अगर आप वो पर्स जल्द से जल्द मेरे घर पहुँचा दें तो आपकी मेहरबानी होगी। वो कहने लगा कि क्यों ना ये पर्स मैं आपको कॉफ़ी पीते हुए रेस्टोरेंट में वापस करूँ। इस बहाने हमारी बातचीत भी हो जाएगी और मैं पर्स भी आपको दे दूँगा। वो शख्स तो शायद मुझसे भी ज़्यादा मुझसे मिलने को बेताब था, जो मुझे रेस्टोरेंट में चाय और कॉफ़ी की ऑफ़र कर रहा था। बहरहाल मैंने फ़ौरन से उसकी ऑफ़र कबूल कर ली। शायद कभी-कभी इंसान अपने दिल के हाथों मजबूर हो जाता है। उसने मुझे बहुत महँगे रेस्टोरेंट में चाय के लिए बुलाया था। चाय के दौरान उसने मेरा पर्स भी वापस किया और चैरिटी के तौर पर मुझे एक चेक भी दिया था। फिर तो जैसे हमारा सिलसिला शुरू हो गया था। मेरी उससे फ़ोन पर बात होने लगी, मुलाकातें भी होने लगी थी। लेकिन इस बार मैंने कोई भी ड्रामा नहीं रचाया था। मैं सचमुच उस शख्स की मोहब्बत में मुब्तला होने लगी थी, और वो जिस तरह की बातें मुझसे करता था, मुझे अच्छी तरह से अंदाज़ा हो गया था कि वो भी मुझसे मोहब्बत करता है। उसे भी अपनी चारों शादियों के बारे में मुझे बताया। पहली शादी उसकी खानदानी थी और उसकी बीवी उससे 4 साल बड़ी थी। दूसरी शादी उसने अपनी एक कलीग दोस्त से की थी, और तीसरी शादी एक गरीब घराने की लड़की से, जिसकी बारात पर वो सिर्फ एक दावत के तौर पर गया था। उसका बाप इसी शख्स के ऑफिस में चौकीदारी करता था, लेकिन ऐन निकाह के वक्त जहेज ना देने की वजह से बारात वापस चली गई थी। इस लड़की की बदनामी बचाने के लिए उसने उससे शादी कर ली। सबसे आखिर वाली लड़की की उम्र सिर्फ 20 साल थी और वो इसकी शख्सियत से बहुत मुतासिर थी। उसकी एक क्लाइंट थी, लेकिन उसकी मोहब्बत में मुब्तला हो गई थी। उसने इस लड़की को बहुत समझाया कि वो उसे अपनी बेटी की तरह समझता है, उसके बारे में ऐसा नहीं सोचता। लेकिन वो अमीर माँ बाप की बिगड़ी हुई बेटी थी, इसलिए उसने बाप पे भी एतराज़ नहीं किया। लेकिन अब सबसे ज़्यादा फ़साद इसी ने कर रखा था। वो चाहती थी कि वो शख्स सिवाय उसके और किसी के पास ना रहे। हर वक़्त उसकी तारीफ़ें करता रहे, उसके पास किसी आशिक की तरह बैठा रहे। लेकिन वो कहने लगा, मुझे इन चारों में से किसी से भी मोहब्बत नहीं है। कोई शादी हादसाती तौर पर हो गई, कोई ख़ानदानी। लेकिन कहने लगा कि जो बात तुम में है, वो इन सब में नहीं है। कहने लगा, कभी मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ कि पहली ही नज़र में मुझे कोई भा जाए, लेकिन तुम्हारी पहली ही वीडियो देखकर मैं तुम्हारा दीवाना हो गया था। मैंने आज तक तुम्हारी कोई भी वीडियो ताख़ीर से नहीं देखी। तुम्हें वहाँ वीराने में देखकर मैंने फ़ौरन तुम्हें पहचान लिया था। जब से तुमसे बात हुई है, तुम्हें अंदाज़ा ही नहीं कि मेरे दिल के कितने करीब आ चुकी हो तुम। अब मैं सोचने लगी थी कि मैं कैसे इस शख्स की ज़िंदगी में शामिल हो सकती हूँ, जबकि मेरा अपना एक जवान बेटा था, जो मेरी इसलिए इज़्ज़त करता था कि मैंने अपनी सारी जवानी अपने बेटे के नाम कर दी थी।
दूसरी शादी नहीं की थी, लेकिन इसकी उम्र में आकर वो ये बात आसानी से बर्दाश्त ना करता। वो शख्स मुझसे कहने लगा, तो अपने बेटे से कहो कि तुम शादी करना चाहती हो, तुम्हारी खातिर मैं अपनी चारों बीवियों को छोड़ने को तैयार हूँ। अब मैं सोच में पड़ गई थी कि बेटे से कैसे बात करूं। बहरहाल मैंने एक दिन मौका देखकर अपने बेटे को एतमाद में लेकर उससे कहा ये कि वो जिसे चाहेगा मैं उसे शादी करवा दूंगी उसकी। अब वो जवान है और बहुत जल्द अपना कमाने भी लगेगा, इसलिए अब मुझे अपनी जिंदगी गुजारनी है। मेरी बात सुनकर वो हत्थे से ऊपर गया, कहने लगा कि नहीं, जब आपने सारी जिंदगी मेरे नाम कर दी तो इस बुढ़ापे में शादी करने की क्या तुक बनती थी। हमें उसने घूर कर देखा। मैंने कहा कि मैं इतनी बूढ़ी नहीं हूँ, मैं मेरी शादी कम उम्री में हुई थी तुम्हारे बाप से, लेकिन मैंने सारी जिंदगी तुम पर कुर्बान कर दी। क्या मुझे हक नहीं है कि मैं भी अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारूं? अब तुम जवान हो, पढ़े लिखे हो, बहुत जल्द तुम अपने पाँव पे खड़े हो जाओगे, इसलिए मुझे भी अब अपनी जिम्मेदारी से आजाद करो। मैं भी अपनी जिंदगी जीना चाहती हूँ। मेरे बेटे ने मुझसे बहुत झगड़ा किया, बहुत लड़ाई की। कहने लगा, मेरे बाप का जो कुछ है वो सब कुछ मेरे नाम लगा दो, तुमने जिससे शादी करनी है कर लेना, और समझना कि तुम्हारा बेटा मर गया है। इस शख्स की मोहब्बत में इतनी अंधी हो चुकी थी मैं कि मैंने अपने बेटे की हर बात मान ली और सब कुछ उसके हवाले करके मैंने सरफराज को फोन किया। सरफराज इस शख्स का नाम था। मेरी बात सुनकर कहने लगा, फैंटास्टिक, तुमने बहुत अच्छा किया। मैं भी बहुत जल्द अपनी बीवियों को तलाक देकर हमेशा के लिए तुमसे शादी कर लूंगा, और पैसों की बिल्कुल फिक्र ना करो, मेरे पास बहुत पैसा है। उसने मुझे एक रेस्टोरेंट में बुलाया था। जब मैं वहां पहुंची तो उसने मुझे एक तस्वीर दिखाई। इस तस्वीर ने तो मेरे होश उड़ा कर रख दिए थे। उसने कहा, इसे पहचानती हो? उसने वो तस्वीर मेरे सामने टेबल पर फेंकी थी और खुद सिगरेट पीने लगा। तस्वीर को देखते ही मेरे होश उड़ गए थे। वो एक ऐसे नौजवान की तस्वीर थी जिसे मैं 1 साल पहले धोखा दिया था और उसकी तलाक करवाई थी, लेकिन उसकी बीवी इस कदर उससे खफा हो गई कि उसने हलाला नहीं करवाया था, और वो शख्स मेरी मोहब्बत में इस कदर आगे बढ़ चुका था कि उसने खुदकुशी कर ली थी। उसकी तस्वीर देखकर मैं हवास बाख्ता होने लगी। मैंने नफी में सर हिलाया। वो हैरत से कहने लगा कि इसे नहीं जानती तुम? वो तो तुम्हें अच्छी तरह से जानता था। ये कहने के बाद उसने दूसरी तस्वीर मेरे पास फेंकी, जहां मैं इस नौजवान के साथ बैठी थी। वैसे तो मैं ज्यादातर फोन पर ही बात करती थी, लेकिन ये शख्स मेरा सच्चा आशिक था, इसलिए मैं इसे 2-4 मुलाकातें भी की थी, लेकिन सिर्फ खाने पीने की हद तक। मैं नहीं जानती थी कि इसने मेरी तस्वीर कब और कैसे खींची। जबकि कहने लगा, तुम इसे नहीं जानती तो फिर ये तस्वीर कैसे इसके साथ खिंचवा ली? इसमें तो तुम इससे हंस के बातें कर रही हो, जैसे इससे बेतकल्लुफ हो बहुत ज्यादा, और मेरे ख्याल से ये ज्यादा पुरानी बात भी नहीं है। ये कहते हुए उसने सिगरेट मुंह से निकाला और धुआं मेरे चेहरे पर फैला। मैं उठकर खड़ी हुई, कहने लगी तो वो गुस्से से बोला कि मैंने तुम्हें उठने के लिए नहीं कहा। फिर उसने अपना कार्ड मेरे सामने फेंका। उसे देखकर तो मेरी जान लबों पर आ गई। वो एक इन्वेस्टिगेटर था और वो नौजवान उसका बड़ा बेटा था। कहने लगा, 1 साल से तुम्हारे खिलाफ सब सबूत इकट्ठे कर रहा हूँ। अब तो ये मेरा काम मुकम्मल हो चुका है। तुमने बहुत दूसरों की जिंदगियों में खेल लिया। अब सारी जिंदगी तुम अपने बेटे की शक्ल देखने के लिए भी तरसोगी, क्योंकि तुम्हारी बाकी की जिंदगी अब जेल में गुजरने वाली है। और तुम्हारा बेटा जिस कदर तुमसे नफरत करने लगा है, वो तुम्हारी ना तो बेल करवाने की कोशिश करेगा, ना ही बचाने की कोशिश करेगा। बज़ाहिर तुम सोशल वर्किंग का काम करती हो, लेकिन इस बार जब तुम्हारा पर्दा सोशल मीडिया के सामने फाश होगा तो कोई भी औरत तुम पर यकीन नहीं करेगी, तुम्हारी खातिर अपनी आवाज बुलंद नहीं करेगी। इतने लोगों को बेवकूफ बनाकर क्या मिला? किसी के जज्बात से खेलना घटिया तरीन अमल है। क्या तुम नहीं ये जानती थी?